गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज आपका बी थर्ड ईयर फिफ्थ सेम में। आज ही आपकी पहली क्लास है जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप में जो है हमने क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा। 3 आवर्स की टाइमिंग होगी और उसमें से 80 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल वर्क होगा और जो 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। तो आपको वैसे पेपर का पैटर्न पता भी है, लेकिन एक बार फिर से जो है हम उसको रिवाइंड कर लेते हैं। 11 क्वेश्चन होंगे आपके, तो उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं सिलेक्ट करके। हर यूनिट में से एक क्वेश्चन करना होता है। तो 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स के आपके इंटरनल असेसमेंट है और 80 मार्क्स का आपका जो है पेपर है। तो 5 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन जो है 16 मार्क्स का होगा। तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट भी होता है और उसमें से जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं 1 वर्ड के या फिर 1 लाइन के, जिसको आपको लिखना होता है। मैप होते हैं, 2 मैप आते हैं जिसमें से एक मैप आप करोगे, उसमें से 16 नंबर का होता है। 8 मार्क्स का आएगा, वो 8 मार्क्स आपको जो है मैप फिल करने का मिलेगा और 8 मार्क्स आपको जो है उसका एक्सप्लेन करने को। इस तरह से आपका 100 मार्क्स का पेपर है। 20 मार्क्स के आपकी इंटरनल असेसमेंट है और आपको जो है 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। वैसे कोविड की वजह से इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं। जो बीए फाइनल ईयर का जो अभी एग्ज़ाम होगा उसमें से ऐसी नोटिफिकेशन आई है कि आपको जो टोटल 11 क्वेश्चन है उनमें से अपनी मर्जी से कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। उसमें कोई आपका ये नहीं है कि आप एक यूनिट में से एक ही क्वेश्चन करोगे। तो आगे कैसा सिस्टम रहेगा वो आपको जो है टाइम टू टाइम उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जो ये सेक्शन है इनकी। तो इसमें जो है फर्स्ट सेक्शन है इनकी, फर्स्ट यूनिट में जो है क्या क्या सिलेबस हम कवर करेंगे। उसमें जो है जो फर्स्ट जो टॉपिक है उसमें ये है राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट, रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन। मॉडर्न वेस्ट का जो है उदय, रेनेसा और रिफॉर्मेशन, पुनर्जागरण और धर्म सुधार। तो कैसे जो है इसका मॉडर्न वेस्ट का उदय हुआ और पुनर्जागरण आंदोलन क्या था, धर्म सुधार आंदोलन क्या थे, इनके क्या कारण थे, इनकी क्या विशेषताएं थी, किन किन देशों में जो है ये हुए, और फिर आगे इनके पतन के क्या कारण रही ये हम पढ़ेंगे। ऐसे ही धर्म सुधार के बारे में हम पढ़ेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन थे, उनके उदय के क्या कारण रहे, फिर आगे उनकी क्या विशेषताएं रही, किन लोगों ने उनको आगे बढ़ाया, और फिर आगे जो है क्या क्या इफ़ेक्ट किस किस देश में इन्होंने डाली। इस चीज़ें हम इसमें फर्स्ट जो पॉइंट हैं इसको क्लियर करते हुए हम पढ़ेंगे। सेकंड जो पॉइंट है इसका, सेकंड जो टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का वो है राइज ऑफ मर्केंटलिज्म एंड बिगनिंग ऑफ कैपिटलिज्म। मतलब जो व्यापारवाद है, वाणिज्यवाद है, वाणिज्यवाद का उदय और जो है पूंजीवाद की शुरुआत, कि किस तरह से जो है व्यापारवाद का उदय हुआ, उसके क्या कारण रहे व्यापारवाद के उदय के, फिर आगे उसकी क्या विशेषताएं रही और कैसे उसका जो है प्रचार प्रसार हुआ, ये हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है बिगिनिंग ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म की शुरुआत कैसे हुई, पूंजीवाद का जो टाइम पीरियड था वो शुरू कैसे हुआ, कैसे जो है पूंजीवादी टाइम आया, ये हम जो है पढ़ेंगे आगे। फिर हम पढ़ेंगे कि पूंजीवाद की उदय के बाद क्या जो है आगे इसकी विशेषताएं रहीं और किन किन लोगों ने पूंजीवाद का समर्थन किया। तो विचारक भी हम इसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से वो विचारक रहे। जो इसमें फर्स्ट यूनिट में थर्ड जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इन वेस्टर्न यूरोप एंड इट्स इम्पैक्ट, कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन जो है कैसा था, कृषि क्रांति जो है किन किन क्षेत्रों में हुई, कृषि क्रांति के उदय के क्या कारण थे, कृषि क्रांति हुई क्यों,
उसके उदय के भी कुछ न कुछ रीजन्स रहे होंगे, सबसे पहले हम वही पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि उसे कौन सा देश सबसे पहले प्रभावित हुआ, किस देश में सबसे पहले कृषि क्रांति आई थी, और धीरे धीरे कि कृषि क्रांति किन देशों में आती गई। तो इस तरह से जो वेस्टर्न यूरोप था उसमें कृषि क्रांति के उदय के क्या कारण रहे, फिर आगे किन वजह से कृषि क्रांति आई और उसके क्या प्रभाव जो है यूरोप के अन्य हिस्सों पे पड़े, अन्य देशों पे पड़े, वो सारा हम इसमें जानेंगे। उसके बाद फर्स्ट सेक्शन का जो है फोर्थ जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, नेचर एंड इम्पैक्ट। औद्योगिक क्रांति, उसकी प्रकृति और उसके प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के उद्योग क्या होते हैं, किस देश में सबसे पहले जो है औद्योगिक क्रांति आई, उसके नेचर क्या रहे, क्या उसकी आगे विशेषताएं रहीं, और फिर क्या उसने जो है प्रभाव डाला। जैसे हमें पता ही है सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो है इंग्लैंड की, उद्योगों का विकास हुआ था, बड़ी बड़ी लोहे की जो है भारी मशीनों का यूज़ होने लगा था, और धीरे धीरे करके जो है यूरोप के अन्य हिस्सों में जो है औद्योगिक क्रांति आई थी। तो उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं सेकंड सेक्शन की, सेकंड यूनिट की। उसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक इसमें है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्या काजेज रहे, उसकी क्या नेचर थी, इफेक्ट रहे। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी एक ऐसी क्रांति थी जिसने विश्व के अन्य देशों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। राज सत्ता को ख़त्म करके एक संवैधानिक शासन लागू करने की शुरुआत जो है इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे मुख्य इम्पैक्ट हम कह सकते हैं। आसपास के जितने भी देश थे उन्होंने जो है अपने देश में जो है राज सत्ता का अंत करके संवैधानिक शासन लागू करने की शुरुआत जो है सबने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही जो है ली है। उसके बाद है नेपोलियन बोनापार्ट, कॉन्टिनेंटल सिस्टम। तो बोनापार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, और जो है संवैधानिक सिस्टम आ गया उसने क्या लागू किया उसके बारे में हम डिटेल से। बोनापार्ट का जीवन, जैसे कि आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि अभी के जीवन इनका काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ था, और इन्होंने बड़ी मशक्क़त की, काफ़ी सारी कठिनाइयाँ इन्होंने सहन की, और इन कठिनाइयों के बावजूद जो है वो जो है अपने आगे जा पाए। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ऑफ वियना, मोटिव्स, प्रोविजंस एंड सिग्निफिकेंस। तो वियना कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे कि वियना क्या थी, उसको बनाने के लिए क्या मोटिव्स रहे, किन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, किन देशों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, फिर आगे उसके प्रोविजंस क्या रहे, आगे फिर सिग्निफिकेंस उसके क्या रहे। ये सारी ही चीज़ें हम वियना कांग्रेस की पढ़ेंगे कि उसके जो है मोटिव्स, प्रोविजंस एंड सिग्निफिकेंस उसके आगे हमारे सामने क्या आए। उसके बाद आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट यानी कि थर्ड यूनिट में जो है स्टूडेंट्स हम क्या क्या कवर करेंगे। हम जो है कवर करेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप, यूनिफिकेशंस ऑफ इटली। यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का उदय, इसके बारे में हम जो है डिटेल से पढ़ेंगे। यूनिफिकेंस ऑफ इटली, इटली का एकीकरण पढ़ेंगे हम। यूनिफिकेंस ऑफ जर्मनी, जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे हम। और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688, जो गौरवपूर्ण क्रांति है 1688। इससे आपको पता भी होगा थोड़ा बहुत, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो गौरवमयी क्रांति है वो इंग्लैंड की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति कहा गया है, क्योंकि इस क्रांति में एक भी बूंद खून की जो है ज़मीन पे नहीं गिरी थी, मीन्स किसी का खून नहीं बहा था। ये जो है एक वैचारिक क्रांति थी जिसमें लोगों के विचारों में बदलाव आया और उन्होंने राज सत्ता को उखाड़ फेंका, और जो है सत्ता, लोकतंत्र की सत्ता जो है, लोकतंत्र यहाँ पे आ गया, लोगों का शासन आ गया, और यहाँ पे जो है उन्होंने
क्रूर राजा को शासन से जो है हटा दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे रशियन रिवॉल्यूशन की, रूसी क्रांति की जो है 1917 में हुई थी, और रूसी क्रांति के क्या कारण रहे, क्या फिर आगे जो है इसकी विशेषताएं रही, और किन लोगों ने क्रांति की थी, आगे इसके क्या इम्पैक्ट रहे, इसके विषय में हम डिटेल से जानेंगे। उसके बाद जो सेक्शन है उसमें हम पढ़ेंगे जो है मैप्स होते हैं आपके हर जो सेमेस्टर है उसमें 4 मैप ही होते हैं, और आपको 4 मैप करने होते हैं। तो इसमें 4 मैप हैं। सबसे पहला जो मैप है वो है कंट्रीज़ ऑफ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इन यूरोप। वो देश दर्शाने हैं जो कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन को दर्शा रहे हैं यूरोप में, कि यूरोप में जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन था वो किन किन देशों में हुआ था। तो सबसे पहला मैप में हम दर्शाएंगे कि किन किन देशों में कृषि क्रांति आई थी। उसके बाद हम यूनिफिकेशंस ऑफ इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का एकीकरण, यूरोप ऑन द ईव ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यूरोप जो है यूरोप को दर्शाएंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय यूरोप की जो है स्थिति कैसी थी उसको हम दर्शाएंगे। जैसे कि उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके हम दर्शाएंगे कि जो है वो ईस्ट में कैसा था, वेस्ट में कैसा था, मिड में, तो उसको हम जो है मैप में भरेंगे। स्टूडेंट्स 16 मार्क्स का आता है। आपके ये 4 मैप करने हैं, उसमें से 2 आएंगे आपके एग्ज़ाम में। 2 में से आपको एक सिलेक्ट करके अटैम्प्ट करना है। उसमें 8 मार्क्स का आपको फिल करना है, और 8 मार्क्स का आपको जो है उसका डिटेल भरना है, जिसमें से 16 में से 16 मार्क्स आप बड़े आराम से ले सकते हो। तो ये बड़ा इजी होता है, और हम इसको बड़े ही आसानी से भरना सीखेंगे। उसके बाद सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। बुक के लास्ट में दिए होते हैं ये, तो इनको हम जानेंगे और जो है इनको हम पढ़ेंगे। वैसे अगर हम जो भी हमने जो है सिलेबस देखा है बुक में, सिलेबस के साथ अगर हम ये शॉर्ट आंसर टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो बड़ा इजी हो जाता है, हमें अलग से उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो कहने का भाव ये है कि साथ अगर आप अटैम्प्ट करो तो काफ़ी अच्छा है, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, और आपका बड़ी आसानी से सारा जो है तैयार हो जाएगा। तो ये लेक्चर जो है आपको आपके सिलेबस से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जो है तैयार किया गया है। आई होप आप लोग जो है सिलेबस से परिचित हो गए होंगे कि आपको जो आपके 3rd सेम में कितना सिलेबस करना है, और जो है कितने मार्क्स का क्या जो है आपका पेपर पैटर्न रहेगा। अब जो पेपर पैटर्न जो सूटेबल था, जो पहले होता था, वो मैंने आपको बता दिया। जैसे जैसे अगर कोई भी चेंज मिलेगा तो आपको उससे अवगत करा दिया जाएगा। तो कल से हम जो है अपना सिलेबस कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम जो है राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट पढ़ेंगे, कि कैसे जो है रेनेसां और रिफॉर्मेशन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। कैसे जो है पुनर्जागरण का उदय हुआ, फिर इसकी विशेषताएं क्या रही, किन किन देशों में जो है ये इसका प्रचार प्रसार हुआ, ये सारी चीज़ें हम शुरुआत में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल से हम जो है इसको पूरी तरह कंटिन्यू करेंगे, और आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, और साथ के साथ जो है इसको अच्छे से पढ़िए। और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, जिनका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी। थैंक यू।